हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के फॉर्म के बारे में। एमपीपीएससी के फॉर्म को कैसे भरना है और इसमें कुछ कुछ नई जो जानकारी आई है वो क्या आई है, तो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट के लेकर के आप सभी का कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन भी दूर होगा। यहाँ पर देखेंगे अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने जो भी लिंक दी गई है इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सीधा आप जो मेन इंटरफेस है इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ डेट्स वगैरह है वो आपको समझ लेना है। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें तो 10 जनवरी से लेकर के तो 9 फरवरी 2026 तक आपके आवेदन चलेंगे। पे एंड पेड की बात करें तो 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म का एडिटिंग रहता है, कुछ गलती वगैरह कुछ हो जाती तो 15 जनवरी से लेकर के तो 11 फरवरी 2026 तक आप यहाँ पर अपना फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आवेदन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस आवेदन वाला होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभ्यर्थी की घोषणा, देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप एमपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप अगर वन सेवा का भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग का, दोनों का, तो इन दोनों के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन हो जाएगा आपका कि आपने इनको सभी को पढ़ लिया है अच्छे से। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए, एक्सेप्ट करने के बाद परीक्षा का विवरण, सबसे पहले यहाँ आपको समझ लेना है। सब्जेक्ट का कंफ्यूजन यहीं पर होता है सबसे ज्यादा। यहाँ पर देखेंगे परीक्षा का नाम, अगर आप परीक्षा में स्टेट सर्विस का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप फॉरेस्ट सर्विस में क्लिक करते हैं तो फॉरेस्ट सर्विस में आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता वगैरह दिखानी होगी। अगर आप दोनों पर ही क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो ऑप्शन रहता है, राज्य वन सेवा परीक्षा की घोषणा और शैक्षणिक अर्हता क्या रहने वाली है, तो ये आपको समझ लेना है। अगर आप इंजीनियरिंग लेवल का आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्नातक उपाधि की शाखा और विषय क्या है, आपका जो विषय क्या है, किससे आपने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक है, इंजीनियरिंग में जो भी कुछ है तो वो आपको यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 2, साइंस ग्रेजुएट, अगर आपने साइंस से फॉर्म भरा है तो यहाँ पर साइंस में आपने क्या कोर्स किया है वो कोर्स का नाम आपको यहाँ पर आगे दिखा देना है। नंबर 3, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट, अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी आपने कोर्स किया है तो उसको आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो इस प्रकार से आप अपना यहाँ पर कोर्स का जो भी है वो आपको दिखाना रहेगा। हम यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे हैं स्टेट लेवल का, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी में सबसे पहले आपको समझ लेना है, अभ्यर्थी की जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी रहती है, आपका एप्लीकेंट में आपका नाम, अगर फर्स्ट नेम एक ही आपका नाम है तो सिर्फ यहाँ पर इंटर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अंतिम नेम ये तीनों ही है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, श्री स्पेस, इसके बाद में यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी मिडिल नेम है राम है तो राम लिखेंगे। आपका सरनेम जो भी लगता है वो सरनेम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपकी जन्म तारीख जो भी है उसे आपको इंटर कर देना है। फादर का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है और मदर का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विवाह से संबंधित विवरण आपको देना रहेगा। अभ्यर्थी की अगर शादी हो चुकी है तो आपको यस करना रहेगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर यस करने के बाद अगर आप जेंट्स हो, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हो तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप अपना पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको दिखानी रहेगी, जो भी रहेगी, जैसे 1 2 3 जो भी है, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर कुछ ये जानकारियां अगर हाइड ही रहती है तो कुछ नहीं करना आपको, और अगर इनमें से कुछ विजिबल होता है तो फिर आपको सेलेक्ट करके आपको दिखाना रहेगा। बात करेंगे मूल सूचना का विवरण क्या है। मूल सूचना का विवरण में यहाँ पर अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है क्या, बिल्कुल, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करेंगे। अदर स्टेट से तो आपको नो करना रहेगा। यहाँ पर आपकी जो भी श्रेणी लगती है उस श्रेणी को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टेट पर यहाँ पर यस करते हैं तो ये सारी श्रेणी आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर देखेंगे आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं। अगर आप जैसे ओबीसी में करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है क्रीमिलियर, क्रीमिलियर जनरल कैटेगरी को ही बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसे नो करना पड़ता है आपको, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो। यहाँ पर देखेंगे अगर आपने यहाँ पर ओबीसी लिया है तो यहाँ पर आपके सामने उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना रहेगा। यहाँ पर पद नाम, जारीकर्ता का पदनाम, किसने इस प्रमाण पत्र को जारी किया उनका लिखेंगे। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र का देख रहे हैं तो ज्यादातर एसडीएम के द्वारा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी करने का जिला कौन सा है, तो अपना जिला जहां से आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है उस जिले को आपको चॉइस कर लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र नंबर रहता है, प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। प्रमाण पत्र की जो दिनांक रहती है वो प्रमाण पत्र से ही आपको मिल जाएगी। अब देखिए डिसेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर विवरण समझ लेना है। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो विकलांगता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा जिला चिकित्सा के द्वारा आपको जारी किया गया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब यस करते हैं तो क्या होगा और क्या क्या आपको करना रहेगा। अगर यस करते हैं, यहाँ पर 40% से ऊपर आपकी दिव्यांगता होनी चाहिए। यस करेंगे, दिव्यांगता का प्रकार आपको दिखाना रहेगा। अस्थिबाधित हो तो अस्थिबाधित करेंगे एलडी, यहाँ पर दृष्टिबाधित हो तो यहाँ पर वीएच करेंगे, श्रवण बाधित हो तो एचएच करेंगे, और बहुविकल्प अगर में कुछ आते हैं तो आप एमडी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपका लगता है। अगर मान लो कुछ आपने अस्थिबाधित किया है तो यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार आपको 40% से ऊपर दिखाना रहेगा। जैसे 42 अगर है तो 42% यहाँ पर दिखाना रहेगा। अभ्यर्थी को जो परीक्षा केंद्र में सुविधा मिलती, क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थिति कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है, ऐसी कोई सुविधा आपको लगती है तो आप यस करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे नो करके छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखेंगे एमपीपीएससी में कुछ नई जानकारी आई है, उसके बारे में आपको समझ लेना है। अन्य विवरण की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, क्या अभ्यर्थी कभी किसी सेवा से पृथक या फिर दंडित किया गया है? अगर ऐसा हो तो यस करें, नहीं तो नो कर देना। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधीकरण, कोई प्रकरण दर्ज किया गया हो? अगर ऐसा हो तो यस करें, नहीं तो इसे भी नो कर दीजिएगा। अगर आप आयोग की परीक्षा से किसी कारण से चयनित या फिर विवर्जित हो गए हो अवधि के कारण से, तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो इसे नो कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश शासन या उसके अलावा अगर नगर सैनिक निगम मंडल स्वसहायक सेवा संस्था किसी में भी आप सेवारत हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो इसे भी नो कर दीजिएगा अगर आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो। अब बात करते हैं नए, जो अभी नया ऑप्शन आया है वो ये है, पहले ऐसा कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पर इसमें दिया गया है, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या फिर निजी संस्था में सेवारत, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि संस्थान या फिर प्रतिष्ठान के द्वारा जारी सेवा में होने वाला प्रमाण पत्र, आपकी जिस सेवा से आपने, जहां से भी आपकी सेवा आप कर रहे हैं काम, वहां से आपके पास प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो हम इसे नो ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है। ये बताने के लिए आपको बताया था मैंने। ध्यान दीजिएगा, आप मध्य प्रदेश के एप्लीकेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर जीवित प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का देना पड़ेगा। और अगर आप एमपी के नहीं है, अदर स्टेट से हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं होती है। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नो वाला जो कॉलम रहता है ये इनविजिबल है, मतलब यहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर अपने जिले को आपको चॉइस करना है, कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं। पंजीकरण संख्या यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपका पंजीकरण होने की दिनांक क्या है वो आपको इंटर कर देना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी आपका फॉर्म सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के लिए ये आपसे मांगा जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी? जब आपका साक्षात्कार होगा, मतलब आपका इंटरव्यू होगा, तब आपको बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी। वहां पर ये डॉक्यूमेंट आपको वहां पर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। नंबर 2, शासकीय सेवा से जो भी कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस से पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर रोजगार पंजीयन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये वाला कॉलम आप देख सकते हैं, इसमें शासकीय कर्मचारी जो भी है उनको रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखिए, अगर आप भूतपूर्व सैनिक का विवरण देना चाहते हैं, ऊपर अगर आपने सैनिक का, भूतपूर्व सैनिक का कुछ लगाया है, जैसे मान लो आप यहाँ पर यस करते हैं, तो यस करने के बाद में पूरी जानकारी आपको फिलअप भी करना पड़ता है। यहाँ पर ऊपर अगर देखेंगे, अगर आप यस करते हैं तो आपको नियुक्ति का वो भी दिखाना पड़ेगा, सेवा कब से कब तक की वो भी दिखाना पड़ेगा, भूतपूर्व सैनिक का कुल अनुभव कितना है वो भी सब आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो, नहीं तो इसे नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आयु की जो प्रोत्साहन के रूप में छूट का विवरण क्या है, तो वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से अगर आप हैं और आपने कल्याण विभाग के द्वारा, मतलब जो भी इनमें से कोई सा भी विभाग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के द्वारा आप अगर पुरस्कृत है तो आप यस करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देना है। क्या अभ्यर्थी के पास विक्रम अवार्ड है? क्या बिल्कुल नहीं है, तो हम इसे नो कर देंगे। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में पूछा गया, आपके पास अगर स्नातक है तो यस करेंगे। अगर आप स्नातक में लास्ट जो अंतिम वर्ष है उसमें अगर आप अभी भी मतलब अध्ययनरत हैं तो आप यहाँ पर इसे नो करेंगे।
तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर आप नीचे यहाँ पर यस करते हैं तो और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये वाले जो ऑप्शन है वो सब हाइड हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर इसे विजिबल करते हैं, यस करते हैं, तो ये सारी जानकारियां यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, आपको फिलअप करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैं पूरी जानकारी बता देता हूँ आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके एजुकेशन शैक्षणिक अर्हता भरनी है। तो यहाँ पर देखेंगे परीक्षा का विवरण। अब यहाँ का आपकी जो उत्तीर्ण परीक्षा है वो क्या है, हाई स्कूल है, 10वीं है, बराबर है, तो यहाँ पर भी आपको हाई स्कूल ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रणाली में डिवीजन है ग्रेड पे, जो भी वो आपको दिखा देना है। विषय क्या है, ऑल विषय तो ऑल करेंगे। पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितने हैं, आपका जो है प्रतिशत कितना, वो ऑटोमेटिकली आएगा। डिवीजन क्या है वो आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में जो भी आपका बोर्ड वगैरह है, कौन से बोर्ड से आपने वो पास आउट है वो आपको दिखाना रहेगा। वर्ष की बात करें तो वो आप कौन से वर्ष में यहाँ पर पास आउट हुए वो दिखाना होगा। इसके बाद में इसी प्रकार से आगे यहाँ पर उसमें रोल नंबर की जानकारी भी रहती है, रोल नंबर आपको एंटर करना रहेगा। यहाँ पर 12वीं की बात करें तो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 12वीं का लिखना, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करते हैं यहाँ पर आपका डिविजनल क्या है, डिविजनल में हो या फिर आप ग्रेड पे में हो वो आपको दिखाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका क्या कोर्स क्या है, 12वीं में आपका कोर्स क्या है। हमारा कॉमर्स था तो हमने कॉमर्स लिखा। यहाँ पर कितने नंबर, प्राप्तांक मतलब कुल पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, डिवीजन, ये सब वैसा का वैसे आपको भर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्नातक। स्नातक में आपके पास क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मेरे पास जैसे हमारे पास जिस एप्लीकेंट का भर रहे हैं उनका कॉमर्स है, कॉमर्स करने के बाद बीकॉम होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉमर्स किया। यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, आपके पास जो भी है कोर्सेस है। अब यहाँ पर आपने जैसे कॉमर्स लिखा है तो यहाँ पर भी आपको कॉमर्स से लिखना पड़ा, मतलब बीकॉम लिखना रहेगा। मतलब यहाँ हमने बीकॉम लिखा तो यहाँ पर भी बीकॉम आपको लिख देना है। जो भी आपका कितने नंबर आए हैं 1400 में से, जैसे भी आपके जितने नंबर आए हैं 950 नंबर आए हैं तो 950 लिखेंगे। ऑटोमेटिकली जो भी आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड कौन सी डिवीजन है वो आप कर लीजिएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर ये ग्रेजुएशन किया है वो आपको दिखा देना है। इसके बाद वर्ष कौन से वर्ष में आप यहाँ पर पास आउट हुए हैं वो आपको दिखा देना। 2013 में तो 2013 करेंगे। इसी प्रकार से आप पूरी जानकारी को भर लेंगे। अब सेवा की अवधि वगैरह कुछ है तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी को फिलअप करेंगे। ऊपर आपने कुछ दिखाया तो यहाँ भरना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पर आप अपना बैंक खाते की पूरी जानकारी देंगे। केवल अभ्यर्थी अपने खाते का ही विवरण दे, दूसरे किसी का आपको संभवता नहीं रहेगा, किसी और का खाता यहाँ पर इंटर नहीं करना है। बैंक का खाता, बैंक का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद IFSC कोड यहाँ पर इंटर कर देना है। ये सब पासबुक से मिलेगा आपको। शाखा कौन सी है वो आपको इंटर कर देना है। इसके बाद शाखा कोड क्या है ये भी पासबुक में रहता है। आपका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, जो बैंक पासबुक में लिखा वही डालें। यहाँ पर आपका खाता नंबर आपको इंटर कर देना है और अपनी बैंक पासबुक को 200 से लेकर मतलब सॉरी यहाँ पर 20 KB से लेकर के तो 200 KB तक आप JPG फॉर्मेट में आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, अब आपके वर्तमान पते के लिए पत्राचार के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना रहेगा वो समझिए। रेंटल एग्रीमेंट हो तो लगा सकते हो, लीज एग्रीमेंट लगा सकते हो, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इलेक्शन कमीशन, फोटो ID कार्ड कुछ हो आपके पास, राशन कार्ड हो या फिर आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, यूटिलिटी बिल्स वगैरह कुछ हो, जैसे यहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, गैस, इनमें से कुछ भी आपके पास हो वो लगा सकते हो। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, देखिए वर्तमान पते का प्रकार। आप अगर कहीं पर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अगर आप किसी रिलेटिव के मकान में रहते हो तो वहां का भी आप उनका बिल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको जो डिटेल है, डिटेल फिल करने के बाद आपका जो है यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे उस वो डॉक्यूमेंट को तो वहां पर आप अपलोड भी कर सकते हो उनका वहां का बिल वगैरह। ओवन हाउस खुद का घर है तो आप अपनी जानकारियां दे सकते हो, अपना आधार कार्ड ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेंटेड में हो तो रेंटल एग्रीमेंट लगाएंगे। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 20 KB से लेकर के तो 200 KB तक की जो फाइल रहती है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपका जो पता है, पता पूरा आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद कौन सा स्टेट है, इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद पिन कोड क्या है, और वर्तमान पता और स्थायी पता एक जैसा है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। MPPSC का एक रूल्स होता है कि जहां पर आपने जो एड्रेस डाला है वही आपको फर्स्ट प्रेफरेंसेस में आपको सेंटर मिलता है। जैसे हमने सीहोर के हैं तो हमने सीहोर का डाला है तो सीहोर ही हमको फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिलेगा। सेकंड में कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 20 से लेकर के तो 100 KB तक की फाइल आपको यहाँ पर फोटोग्राफ के रूप में लगाना है। लास्ट में जैसे फोटोग्राफ अपलोड कर दो तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगा देना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना जो जीमेल आईडी है उसे इंटर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपका एड्रेस रहता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए एक बदलाव ये भी हुआ है, जब लास्ट टाइम आपका जो फॉर्म भरा था आपने तो आपका फोटोग्राफ के साथ ही आपका सिग्नेचर भी स्कैन होता था, लेकिन यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ ऊपर कर दिया है, अब सिग्नेचर थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
यहाँ पर हस्ताक्षर 10 से लेकर के 100 KB तक आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनली लास्ट में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगा। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल क्या हो, सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इन सबको वेरीफाई करने के बाद आपको ओके कर देना है। देन उसके बाद में आपको जो है आगे की प्रोसेस कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपकी प्रिंट आउट रहेगी। एक बार आपका जो फॉर्म हो जाता है उसके बाद में जो स्लिप आती है उसको एक बार चेक कर लें, उसके बाद आप पेमेंट करिएगा। मैंने सीधा आपको पेमेंट स्लिप दिखाया है। कंप्लीट होने के बाद आपके सामने भी ऐसा आपका प्रिंट आउट निकल के आपके सामने आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।